हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग यहाँ पर द्रव के तापीय गुण का अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का ये महत्वपूर्ण लेसन है। तो इस लेसन में हमको पढ़ना है ऊष्मा और ऊर्जा के बारे में। तो ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जैसे किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं तो उसका ताप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर इस वस्तु को हम दो तरह से, अगर इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसको ऊर्जा हमने दिया तो इसका ताप बढ़ गया। तो जैसे मान लेते हैं कोई लोहे का अगर टुकड़ा है तो इसको बार बार अगर हम हथौड़े से पीट रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क करेंगे। तो वर्क जो होता है, वर्क को हम W से लिखते हैं और ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो W यानी जो ऊर्जा है, ये एनर्जी, तो किया गया कार्य जो है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और जब हम इसको बार बार हथौड़े से जब इसको पीटते हैं तो इसके ताप में वृद्धि हो जाती है। तो ताप में वृद्धि की माप को ही ऊष्मा कहा जाता है। तो ऊष्मा को हम Q से लिखते हैं और ऊर्जा को हम E से लिखते हैं यहाँ पर। और यही E जो है हमारा किया गया कार्य के W के बराबर होता है। ठीक है, तो इस हेडिंग में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊष्मा। ऊष्मा को हीट कहते हैं, हीट। तो यहाँ ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुगत सिद्धांत से अणुओं की गतिज ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा होती है। यदि वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा अधिक है तो वस्तु का ताप अधिक होता है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जब किसी वस्तु को हम ऊर्जा देते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो ताप में वृद्धि की माप को ही ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ जो है ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ताप क्या होता है, ताप को हम कैसे परिभाषित करें यहाँ पर। तो ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य है या उससे अधिक है। तापीय साम्य का मतलब बराबर ताप है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, अगर इसको हम इस तरह से समझें ताप को, तो जैसे मान लेते हैं एक कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, वस्तु A है और यहाँ पर एक वस्तु B है। तो यहाँ पर ये वस्तु B है, तो इसका जो है अगर हम इन दोनों को अपने दोनों हाथ से टच करें तो अगर इसका ताप अधिक होगा तो ये ज़्यादा हमको गर्म महसूस होगा और इसका ताप अगर कम होगा तो ये कम महसूस होगा। लेकिन अगर इसी को हम दोनों को एक तार के द्वारा जोड़ दें तो इस वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह इसमें होने लगता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा जो है उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर होता है। तो जिसका ताप अधिक होता है उसकी ऊर्जा भी अधिक होती है और जिसका ताप कम होता है उसकी ऊर्जा भी कम होती है। किंतु अगर इनको हम जोड़ दें तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का ऊर्जा बराबर नहीं हो जाता है। तो जब दोनों की ऊर्जाएं बराबर हो जाती हैं तो इसी को हम कहते हैं तापीय साम्य में। तो यहाँ ताप का तात्पर्य यह है कि अगर वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में रखी गई है तो क्या उससे ज़्यादा अधिक ताप में है या कम ताप में है या तापीय साम्य में है। तो तापीय साम्य जब होगा तो ऊष्मा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। तो यहीं पे ये भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ जो ऊष्मा है ये ऊष्मा को Q से लिखा जाता है, ऊष्मा को Q से लिखा जाता है और इसका जो फार्मूला है वो Q बराबर यहाँ पर बनाया गया है ms इंटू डेल्टा T होता है। ठीक है, डेल्टा T क्या है? ये ताप में अंतर है। तो तापों का अंतर है ये, और यम वस्तु का द्रव्यमान है और यश को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका आगे डेरिवेशन आपको मिलेगा, तो इसके बारे में और डिटेल बात किया जाएगा इसमें। तो यहाँ Q जो है ये भी जान लीजिए, Q बराबर ms डेल्टा T। तो हर एक वस्तुओं की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अलग अलग होती है। ये विशिष्ट ऊष्मा है
और ये ताप का अंतर है। तो जैसे अगर मान लेते हैं एक वस्तु था तो यहाँ पर इसकी पहले टेम्परेचर T1 था और कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर T2 हो गया, तो यहाँ जो डेल्टा T होगा यहाँ पर वो T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो उच्च ताप में से निम्न ताप को घटा देंगे, वो हमको तापांतर मिल जाएगा। तो ये ऊष्मा जो होता है द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट ऊष्मा तो कांस्टेंट होगा वस्तु के लिए, तो ये मुख्य रूप से दो बातों पर ही निर्भर कर रहा है। तो इसको हम अगर और डिटेल में पढ़ेंगे तो Q समानुपाती m हो जाएगा और Q समानुपाती जो है डेल्टा T हो जाएगा। हम दोनों को जब मिला देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है S। तो S जो है विशिष्ट ऊष्मा है जो प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ जो है इस ऊष्मा का मात्रक जो है कैलोरी होता है। तो ऊष्मा का जो मात्रक माना गया है वो कैलोरी माना गया है। तो इस प्रकार जो है आप Q बराबर यहाँ एक सूत्र लिख सकते हैं MS डेल्टा T, ठीक है, MS डेल्टा T। इसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा फिर। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, Q बराबर MS डेल्टा T होता है। और Q का मात्रक क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैलोरी लिखते हैं। तो ऊष्मा को कैलोरी में ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखिए ताप जो है, अब ताप के बारे में, तापीय साम्य है कि नहीं। अब ताप ज्ञात करने के लिए जो है एक पैमाना बनाया गया, ताप का मापक्रम जिसे कहते हैं। तो ताप ज्ञात करने के लिए बनाए गए पैमाने को ही ताप का मापक्रम कहते हैं। तो इसमें जो यंत्र होता है उस यंत्र को हम तापमापी कहते हैं। तो यंत्र पर प्रयुक्त किया जाता है जिसे हम तापमापी कहते हैं। तो ताप को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपना पैमाना बनाए। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्केल है, पटरी है, तो पटरी पे भी पैमाने बने होते हैं, सेंटीमीटर और। तो ताप को मुख्य रूप से तीन भागों में 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है और ये 3 वैज्ञानिकों का नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है। तो सेल्सियस में भी ताप को ज्ञात किया जाता है, फ़ारेनहाइट में भी ज्ञात किया जाता है और केल्विन में भी ज्ञात किया जाता है। इसी में एक पैमाना और आता है रोमर। तो उसको इसमें ये इंटरमीडिएट में नहीं है रोमर, तो आगे पढ़ा जाएगा, उसमें तो बताया जाएगा फिर। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए डिग्री सेल्सियस, यानी जो ये सेंटीग्रेड इसको पहले पढ़ा जाता था, इसको सेंटीग्रेड भी पहले हम लोग पढ़ते थे, अब इसे सेल्सियस पैमाना भी कहते हैं। तो सेल्सियस पैमाने को जो डिनोट करते हैं वो उसको C और इसी पर एक ऐसे सिंबल बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट और केल्विन को केवल K से लिखा जाता है। तो केल्विन को केवल K से लिखा जाता है। अब ये तापमापी जो है एक प्रकार का यंत्र होता है। यहाँ निचले भाग पर यहाँ पारा भरा जाता है, ठीक है, यहाँ पर पारा भरा जाता है, पारा होता है और ये शीशे की नली होती है। अब ये पारा जो है इस शीशे की नली में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जब यहाँ ताप बढ़ाया जाता है तो एक पतली सी इसमें लाइन की भांति जो है इसमें होल होता है और उसी होल में जो है ये पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है, जिससे हम लोग ताप को आसानी से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सेल्सियस पैमाना जो है स्वीडन के वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था सेल्सियस, वो बनाए थे, उनके नाम पर हम लोग इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना कहते हैं। जर्मन के वैज्ञानिक थे तो ये फ़ारेनहाइट, तो यहाँ भी पढ़ा गया। ये भी एक केल्विन थे, वैज्ञानिक का नाम है केल्विन, तो यहाँ पे भी जो है केल्विन पैमाना होता है ये। तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो है ये आपका सेल्सियस पैमाना ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं, सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना, ठीक है। फ़ारेनहाइट भी होता है, इनमें रिलेशन ये है, ये देखिए यहाँ पर C-0/100। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जान लीजिए ये पैमाना जो बना हुआ है, तो यहाँ पर हिमांक का मतलब जैसे जल जब जमने लगता है वो हिमांक पॉइंट होता है। तो जल जो है जब वो ठोस अवस्था में बदलने लगता है, तो जैसे वो बर्फ़ बनने लगता है, तो उसी पॉइंट को हम हिमांक पॉइंट कहते हैं। और जब जल खौलने लगता है तो उसको हम भाप बिंदु कहते हैं। तो वहाँ पर भाप यानी जो जल होता है वो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है और उसी जल को अगर हम ठंडा करें तो इतना ठंडा करें कि वो जो है जब ठोस में चेंज होने लगता है तो वो टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ 0 से 100 ये हिमांक और भाप बिंदु का पॉइंट हो गया यहाँ पर।
ठीक है, हिमांक और भाप बिंदु का पॉइंट। तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस पैमाना है वो 0 से 100 के बीच में 100 खाने बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये 100 खाने बने होते हैं और ये समान भाग के होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है C-0/100 लिखा गया है, ठीक है। इसमें जो है इसका हिमांक पॉइंट जल का 32 फ़ारेनहाइट होता है और 212 होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बीच में इन दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ पर 180 खाने बनाए गए हैं। तो इसे हम फ़ारेनहाइट पैमाना कहते हैं। इसमें खानों की संख्या 180 होती है। तो F-32 F कोई अज्ञात मान है और इसमें से ये 32 घटाने के बाद जो इसमें 180 से भाग कर देते हैं, एक खाने का मान हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसी तरह से ये जो केल्विन पैमाना बनाया गया है केल्विन, तो के में से जो है ये 273 होता है। 0 यानी जब बर्फ़ जमने लगता है तो ये 273.15 होता है यहाँ पर और 373.15 होता है। तो यहाँ पर इसके बीच में 100 खाना इसमें भी बना होता है केल्विन। तो इसमें के -273/100 होता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, इसमें आपको ज़्यादा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये खानों की संख्या है, इसे डिवाइड किया गया है। इसमें से अगर हम एक पैमाने को बदलना चाहेंगे दूसरे पैमाने में तो इस फार्मूले की सहायता से आसानी से बदल लेते हैं। तो C-0/100 F-32/180 और K-273/100 है। यहाँ पर इसका जो परम शून्य ताप एक होता है 0 केल्विन, जिसको 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो बर्फ़ जब जमने लगता है तो जमने के बाद भी उसका टेम्परेचर लास्ट यानी अंतिम पॉइंट जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कभी कभी जैसे पहाड़ों पर ये न्यूज़ वगैरह में बताया जाता है समाचारों में कि यहाँ पर -6 डिग्री सेल्सियस है, -24 डिग्री सेल्सियस है, तो वह बर्फ़ में ही बना होता है। तो उस बर्फ़ को जब ऊष्मा धीरे धीरे मिलेगी तो वो गलना प्रारंभ कब करेगा, तब 0 से जब ज़्यादा टेम्परेचर उसका होने लगेगा तभी वो गलेगा। अब जैसे मान लेते हैं -6 है तो उसको जब ऊष्मा मिलेगी तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, तब इसके बाद जब बढ़ेगा तो ये गलना तो यहाँ पर तब जाके ये गलना प्रारंभ करता है। तो अभी तो इसमें जो इसका जो परम शून्य ताप अगर हम डिग्री सेल्सियस पे पढ़ेंगे तो -273 होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे इसको। और इसी पर ये 0 केल्विन होता है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये जो है यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके नीचे जो है ये माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ फ़ारेनहाइट इसका भी। लेकिन जो परम शून्य ताप माना गया है वो 0 केल्विन होता है। इसके नीचे कोई ताप नहीं होता है, ना इसके नीचे कोई ताप होता है, ना इसके नीचे कोई ताप होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ताप ये है और न्यूनतम ताप ये होता है। लेकिन हिमांक पॉइंट इनका जो है ये अलग है। ये दोनों बर्फ़ के लिए जैसे लिखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, फिर इसी को हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में पढ़ेंगे। तो 32 फ़ारेनहाइट पर जो है जल जो है बर्फ़ में बदलने लगता है, उसका हिमांक पॉइंट है। और इस पर यहाँ पढ़ेंगे इसको 273.15, ठीक है। तो यहाँ पर जूल नामक एक वैज्ञानिक थे, यहाँ पर एक जूल नामक वैज्ञानिक थे जो यहाँ पर अपने प्रयोग के आधार पर बताए कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऊष्मा के समानुपाती होता है। तो जैसे यहाँ पर जितने अधिक कार्य करेंगे वो उसमें ज़्यादा ऊष्मा बढ़ेगी। तो यहाँ W प्रोपोर्शनल Q के होता है। तो W बराबर JQ लिखते हैं। यहाँ पर J जो है एक नियतांक है जिसे जूल नियतांक भी कहते हैं या यहाँ यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो J का मान प्रयोगों के आधार पर 4.186 जूल/कैलोरी होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया यहाँ पर Q का मात्रक क्या होगा, कैलोरी, और W का मात्रक जूल होता है। तो इसी से ये J का जो मात्रक आया है वो जूल/कैलोरी आया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है 4.186 जूल कार्य किया जाए
तो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अगर कहीं भी अगर 4.18 जूल कार्य किया गया है तो वहाँ पर 1 कैलोरी ऊष्मा उस वस्तु को मिल रही है या उत्पन्न हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जूल का जो नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आंकिक प्रश्न लगाने में इसका बहुत ही सहयोग है। तो W बराबर JQ जो होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ J बराबर, इस तरह से भी इसको हम परिभाषित अगर करना चाहें तो J बराबर लिख सकते हैं W/Q भी लिख सकते हैं, यानी किसी वस्तु द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य और ऊष्मा के अनुपात को एक नियतांक कहते हैं जिसे जूल नियतांक कहते हैं। तो यही आपका जूल का नियम है, ये जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया। अब जैसे मान लेते हैं 1 कैलोरी, इसी को हम लिख सकते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें इसको तो 1 कैलोरी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कैलोरी बराबर लिख सकते हैं 4.186 जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक फार्मूला बन गया, ये भी 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.186 जूल। अगर किसी वस्तु को हम 1 कैलोरी ऊर्जा दिए हैं तो इसका तात्पर्य होगा कि वह 4.186 जूल जो है यांत्रिक कार्य कर सकता है।